Hello everyone. Let's continue chapter electricity of class 10. In the previous class we studied about Ohm's law. What does the Ohm's law say is that the voltage is directly proportional to the current I. What does that mean? That as we increase the voltage, the current also increases and V is equals to IR, where R is constant. And what it is known as? It is known as resistance. And resistance is denoted by capital R. Now what is resistance? Acha, for that let's try to understand by an example. एक रोड है, you are driving on a road. उस रोड पर जब आप जाते हो आपके आगे बहुत सारे हिंड्रेंस आते हैं. जैसे कभी कोई पिट आ गया है ना, गड्ढा आ गया, कभी कोई बैरियर लगा हुआ है, कहीं पर ट्रैफिक ज़्यादा होता है. सो व्हाट आर ऑल दिस? ये गड्ढे ने आपको रोका, देन बैरियर ने आपको रोका, फिर स्पीड ब्रेकर आ गया. सो ऑल दीज आर ट्राइंग टू स्टॉप योर फ्लो, ट्राइंग टू रेसिस्ट योर फ्लो, रोकने की कोशिश कर रहे हैं. तो ऑल दीज आर नथिंग बट रेसिस्टेंस, जो आपके स्पीड को, आपके फ्लो को रोकने की कोशिश कर रहे हैं. इसी तरह व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्लोस थ्रू एन कंडक्टर, तो उस कंडक्टर का जो वो मेटल, जो मटेरियल हमने यूज़ किया है कंडक्टर के, उसके अपने एटम्स होते हैं, उसके अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ये इनके साथ कोलाइड करता है, टक्कर हो जाती है इसकी. ये सब इसको रोकने की कोशिश करते हैं. गॉट इट? तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर. तो ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है क्योंकि उसके अपने एटम्स उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, उस इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश करते हैं. To resist the flow of charges, it is known as resistance. Clear? Now according to Ohm's law, if you will see, V is equals to IR. Therefore यहाँ से R का formula निकल आएगा, R is equals to V upon I. So this is what? This is the formula for the resistance. ठीक है? अब इसकी SI unit क्या होगी? इसकी SI unit निकालो. V, that is voltage. The SI unit of voltage is volt. ठीक है? और current की SI unit is amperes. And this is known as ohm. Ohm is the unit of, SI unit of resistance. अब अच्छा, इस unit को define करो. Define 1 ohm. We know that from formula we easily define it. So ohm is equals to what? 1 volt upon 1 ampere. ठीक है? So how you will define? When the potential difference across a conductor is of 1 volt and the current flowing through it is of 1 amperes, then the resistance is said to be of 1 ohms. Clear? अच्छा ठीक है. अब हमने यहाँ फॉर्मूले में पढ़ा, अगर हम यहाँ पर देखें, देखो V is equals to IR. ठीक है? अगर हम करंट को देखें in terms of current, I is equals to V upon R. अच्छा, यहाँ पर देखो, as you increase the resistance, what will happen to the current? The current will decrease, क्योंकि current is inversely proportional to the resistance. Correct? तो as you decrease the resistance, the current will increase. तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जितने भी गुड कंडक्टर्स हैं, उनका रेसिस्टेंस कैसा होना चाहिए? उनका रेसिस्टेंस लो होना चाहिए, क्योंकि जितना लो रेसिस्टेंस होगा उतना उसके अंदर से करंट हाई होगा. लो, ये ठीक है, जितना लो रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा करंट. तो गुड कंडक्टर्स का रेसिस्टेंस कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए. और जो बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, उनका रेसिस्टेंस इज मोर, इसीलिए तो उसके अंदर से करंट फ्लो नहीं हो सकता. यू मस्ट हैव सीन, जितने भी आपके इंसुलेटर्स हैं, है ना, जैसे इंसुलेटर्स का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? इंसुलेटर्स, जैसे रबर, है ना, जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के जो टूल्स होते हैं, जो ग्लव्स होते हैं, दैट आर मेड अप ऑफ रबर, और उनके हैंडल जो होते हैं वो रबर के बने होते हैं. क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर से करंट को ज़्यादा फ्लो नहीं कर सकते, वो कंडक्ट ही नहीं करते, उसके अंदर से करंट पास ही नहीं हो पाता. क्यों? क्योंकि उनका रेसिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है. तो रिमेंबर, गुड कंडक्टर्स का रेसिस्टेंस इज लेस, इसीलिए उसके अंदर से आर इजीली करंट फ्लोज,
एंड जो बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उनका रेसिस्टेंस इज वेरी हाई एंड दैट्स व्हाई द करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू इट. ठीक है. अच्छा, अब कुछ हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें कि ये जो करंट है हम चाहते हैं कि इसको हम रेगुलेट करें, मतलब इसको हम वेरी करें, चेंज करें विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज. अब वो तो हो नहीं सकता. क्यों? बिकॉज वी नो दैट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, है ना. तो फिर हम ऐसे कैसे करेंगे विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज? हाउ कैन यू चेंज द करंट? बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ दिस आर. आप आर की वैल्यू चेंज करो विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज, करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी. कैसे? अगर आप आर की वैल्यू इंक्रीज करते हो करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी. आप आर की वैल्यू डिक्रीज करो करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. तो ये जो चेंजिंग वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल रेसिस्टेंस है, ऐसे कंपोनेंट को हम कहते हैं रियोस्टैट. तो व्हाट इज रियोस्टैट? इट इज अ कंपोनेंट. ये कैसा कंपोनेंट है? टू रेगुलेट करंट. जो करंट को क्या करता है? रेगुलेट करता है विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स. वोल्टेज सोर्स को आपको बैटरी की वोल्टेज को चेंज करने की जरूरत नहीं है अगर आपको करंट को रेगुलेट करना है. तो इसको हम लोग वेरिएबल रेसिस्टेंस भी कहते हैं. क्लियर? फाइन. Let's move to the next topic, that is a very important question. Write factors on which resistance of a conductor depends. ठीक है, किसी भी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? The first thing is the length of the conductor. Length of the conductor पर रेसिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है? It is directly proportional to the length. मतलब कि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी किसी कंडक्टर की उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा. एज यू इंक्रीज द लेंथ द रेसिस्टेंस विल ऑल्सो इंक्रीज. क्योंकि जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन को उतना ज़्यादा लंबा रास्ता पार करना है ना. तो जितना ज़्यादा उसको क्रॉस करना पड़ेगा ये रास्ता, उतनी ज़्यादा हिंड्रेंस होगी उसके रास्ते में. तो इसलिए R is directly proportional to the length. Now the second factor that the resistance depends upon is the area of cross section. अब area of cross section कैसे depend करता है? resistance कैसे depend करता है area of cross section पर? R is inversely proportional to the area of cross section. मतलब जितना area of cross section ज़्यादा होगा resistance उतना ही कम होगा. मतलब कैसे समझोगे इसको? देखो, एक इतनी सी रोड है, इतनी रोड पे आप जॉगिंग कर रहे हो, ठीक है. यहाँ पे 10 लोग और जॉगिंग कर रहे हैं. रोड छोटी है, नैरो है, तो क्या होगा? आपके लिए हिंड्रेंस ज़्यादा है, रेसिस्टेंस ज़्यादा है. अब यही 10 लोग अगर इतने क्रॉस सेक्शन एरिया वाली रोड पे दौड़ रहे हैं तो क्या होगा? रेसिस्टेंस कम होगा. गॉट इट? और थर्ड थिंग इज इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल. ये नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा है. चलो ये भी समझते हैं अब हम नेचर ऑफ द मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है. R is proportional to L. Let's say this is an equation number 1. R is inversely proportional to area of cross section. ठीक है. Now from 1 and 2 what we get? R is proportional to L upon A. Now to remove this proportionality sign we use a constant. R is equals to rho L by A. Now what is this rho? This rho is known as resistivity. Remember, resistivity. This resistivity is the resistance due to material. Material की, हर एक material की अपनी अपनी एक resistance power होती है. ठीक है. अगर ये मेरे पास एक कंडक्टर है, इसको मैंने किसी बैटरी के साथ कंडक्ट नहीं किया है, कोई भी मटेरियल आपके घर में पड़ा है, कोई भी कंडक्टर आपके घर में पड़ा है, इसको हमने किसी बैटरी के साथ कंडक्ट नहीं किया है, लेकिन फिर भी इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, इसके अपने एटम्स तो हैं, है ना. तो वो जो उसका अपना रेसिस्टेंस है किसी भी मटेरियल का, उसको कहते हैं रेसिस्टिविटी एंड इट इज डिनोटेड बाय रो. ठीक है, समझ में आया? अब इसका फॉर्मूला देखते हैं. रेसिस्टिविटी का क्या होता है? दिस रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला यहां से निकालो. रो इज इक्वल्स टू R A अपॉन L.
अब इसका एसआई यूनिट, ये तो हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब इसकी एसआई यूनिट कैसे निकालोगे? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस? इट इज ओम. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एरिया? दिस इज मीटर स्क्वायर. एंड फॉर लेंथ इट इज मीटर. तो ये और ये मीटर कट गया एंड योर यूनिट इज ohms meter. So ohms meter is the SI unit of resistivity. ठीक है, क्लियर होगी बात? फाइन, ओके। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि what is the difference between resistance R and resistivity rho? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो पहली चीज जो आप लिखोगे दोनों केसेस में, दैट इज द definition of resistance. What is the definition of resistance? What is resistance? Here we have done, it is the property of a conductor to resist the flow of charges. ठीक है, okay. Now what is resistivity? Look at here, the resistance of a wire, that substance with यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन. देखो यहीं से जो फॉर्मूला होता है ना, वहीं से आप डिफाइन कर सकते हो. ये है रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल. सो दिस इज द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड यूनिट लेंथ. तो दिस इज रेसिस्टेंस. तो पहला पॉइंट आप दोनों जगह क्या लिखोगे? डेफिनेशन. द सेकेंड थिंग इज गिव द फॉर्मूला. तो फॉर्मूला क्या है? यहां से आर का अभी अभी हमने देखा, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए. और यहां पे क्या हो जाएगा? रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल. ठीक है, अच्छा. द थर्ड डिफरेंस इज द यूनिट. द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम्स एंड द एसआई यूनिट ऑफ रो इज ओम्स मीटर. ठीक है. नाउ द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, the resistance depends upon L, length, it depends upon the area, and it depends upon resistivity, that is the type of material. ठीक है. और यहाँ पे it depends upon the material. ये सिर्फ material पे depend करता है. जो resistivity है, it depends only on material, कि material कैसा है. Got it? So this is a very important question, that is give difference between resistance and resistivity. Let's move on to the next topic, that is resistivity. It is denoted by rho. ठीक है. Now this is the table given in your NCERT. According to this table, if you see the conductors means if we talk about the pure metals, they have very less resistivity, low resistivity. उनसे थोड़ी सी ज़्यादा रेसिस्टिविटी है किनकी? एलॉयज की. एंड देन लास्टली द हाईएस्ट रेसिस्टिविटी इज ऑफ इंसुलेटर्स. ठीक है ना, इंसुलेटर्स हैव हाईएस्ट रेसिस्टिविटी. तो सबसे कम रेसिस्टिविटी किस मेटल की है? यू कैन सी हियर इट इज गिवन एज ऑफ सिल्वर. तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाई एलॉयज आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस. जितने भी हीटिंग डिवाइसेस है ना, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिकल आयरन हो गया जिससे आप कपड़े प्रेस करते हो, ठीक है ना, और आप क्या यूज़ करते हो? टोस्टर बनाते हो, घर पे टोस्ट बनाते हो, टोस्टर में यूज़ होता है. ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उसमें एलॉय यूज़ होता है. वाई? इट हैज़ सम रीजंस. एलॉय हैव high resistivity as compared to the pure metals. ठीक है, मेटल्स के कंपेरेटिवली एलॉयज की हाई रेसिस्टिविटी होती है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, हीटिंग डिवाइसेस में ऐसा मटेरियल चाहिए जो गुड कंडक्टर तो हो लेकिन जल्दी से मेल्ट ना हो. ठीक है, इसलिए उसकी हाई रेसिस्टिविटी होती है. लेकिन किसके कंपेरेटिवली? एज कंपेयर टू द कंडक्टर्स. और इनका हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है. इसलिए जितनी मर्जी आप हीटिंग डिवाइसेस हैं तो डेफिनेटली ऐसा मटेरियल चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो, टेम्परेचर बढ़ने से वो मेल्ट ना हो. तो दे हैव हाई रेसिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू द कंडक्टर्स वी आर टॉकिंग अबाउट.
as compared to the metals we are talking about. ठीक है? Or thirdly, they do not oxidize easily. They do not oxidize easily at higher temperatures. So due to these three reasons, alloys are used in heating devices. Got it? Fine? Okay, यहाँ पे question आता है, name the alloy used in the filament of a bulb, and that is tungsten. Tungsten is an alloy which is used as a filament in the bulb. Clear? Okay. Now here are some questions given, examples from your NCERT. This is from page 179, example 11.3. How much current will an electric bulb draw from the 220 volt source? So what is given first? How much current? Means they are asking you about the current. You have to find current when the voltage V is given as 220 volt. If the resistance of the bulb filament is, our resistance is 1200 ohms. ठीक है, current चाहिए, तो according to Ohm's law, V is equals to IR. Therefore, I is equals to V upon R. V की वैल्यू कितनी दे रखी है? 220. And resistance की वैल्यू दे रखी है 1200. Therefore, if you will calculate the values, what you will get? Cut the zeros and zeros. And what will be your answer? That will be around 0.18 amperes. ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? करंट. इसका आंसर हो गया 0.18 amperes because they were asking you to find out the current. चलो, इसका B part is what? How much current will an electric heater coil, here it was electric bulb and heater, draw from 220 voltage source? The voltage is given as 220 volt and the resistance of the coil is given as 100 ohms. So again, according to the Ohm's law, V is equals to IR. Therefore, I is equals to V upon R. The value of V is 220. Resistance is given as 100. Therefore, the current will be, what will be the value of the current? 2.2 amperes. ठीक है, अब देखो दोनों ही केसेस में वोल्टेज वॉज सेम, 220. यहाँ पर भी 220 वोल्टेज था, यहाँ पर भी 220 वोल्टेज था, पर द वैल्यू ऑफ करंट देखो यहाँ पर 0.18 है और यहाँ पर आपकी वैल्यू आई है 2.2 एम्पियर्स. ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर रेसिस्टेंस वाज हाई, द रेसिस्टेंस वाज मोर, देयरफॉर द करंट वाज लेस. और यहाँ पे देखो रेसिस्टेंस कम है as compared to, therefore current is more. Clear? Okay. Now the next example 11.4 is the potential difference between the terminals of an electric heater is 60 volt. That means V is given as 60 volt. Okay. And if draws a current of 4 amperes, current कितना दिया है? I is equals to 4 amperes from the source. What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? ये तो था आपका फर्स्ट केस, केस 1. V इतना, I इतना. अब सेकेंड केस में उन्होंने क्या मांगा है? सेकेंड केस में कहा उन्होंने अगर आपका वोल्ट में इंक्रीज कर दूं वोल्टेज 120 वोल्टेज, तो व्हाट विल बी द करंट? I कितना होगा? तो उसके लिए हमें R चाहिए, है ना? V इज इक्वल्स टू IR. और I निकालने के लिए वी हैव द फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू V अपॉन R. V तो हमारे पास है बट R नहीं है, तो हाउ वी विल फाइंड R? वी विल गेट R फ्रॉम हियर. सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR. R is equals to V upon I. Now how much V is given as 60 and how much amperes? Current is 4 amperes and hence we will get what? We will get 15 ohms resistance. Now substitute this value here. Here the voltage is 120 and the resistance is given as 15 ohms. Volt and ohms. And the current will be
8 amperes. Clear? Okay. Now let's see the next example, that is 11.5. Resistance of a metal wire of length 1 meter is 26 ohms at 20 degrees centigrade. The length is given how much? L is given as 1 meter and the resistance is given as 26 ohms. If the diameter of the wire is 0.3 mm, तो diameter दे रखा है D is equals to 0.3 mm. What will be the resistivity of the metal at that temperature? Resistivity means rho find out करने के लिए कहा है. Using the table 11.2, predict the material of the wire. ठीक है, बाद में हम material को predict करेंगे कि whether it is a conductor, insulator or a alloy. ठीक है, तो resistivity rho का formula क्या होता है? Rho is equals to RA upon L. तो यहाँ पे हमारे पास R भी है, L भी है, but we don't have A, that is area. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई R स्क्वायर. ठीक है, पाई R. तो यहाँ से R की वैल्यू निकालो. क्या होता है R? R इज D/2. तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी R की? R की वैल्यू आ जाएगी 0.15 इंटू 10 to the power -3 मीटर्स. ठीक है ना, तो यहाँ पर वैल्यू डालो 0.15 इंटू 10 to the power -3. तो R के यहाँ ऊपर स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर लगा दिया. तो पाई इंटू 15 इंटू 10 to the power -5 the whole square. यहाँ क्या आ जाएगा? पाई 15 स्क्वायर इज 225 और ये कितना हो जाएगा? 10 to the power -10. ये होगी किसकी वैल्यू? A की वैल्यू. Now substitute the values here. The value of R is given as 26. The value of A is given as, यहाँ पे पाई की वैल्यू डाल दो कितनी? 22/7 इंटू 225 इंटू 10 to the power -10 और नीचे लेंथ आपकी क्या है? 1. तो इस सब को जब आप कैलकुलेट करोगे तो द आंसर यू विल गेट इज 1.5 into 10 to the power -6 ohms. This is an important question as the examination point of view. Okay, let's move to the next example. That is 11.6. A wire of material having length L and area of cross-section A has a resistance of 4 ohms. What would be the resistance of another wire of same material having a length L/2 and area of cross section 2A? ठीक है, ऐसे केसेस में क्या करते हैं हम? We take two cases. For the first wire, the length. What is the length given here is L. And the cross section area is given by A. And the resistance is given as 4 ohms. तो इस केस में what will be the resistance of the first wire R1? That will be, यहाँ लिखो R1, rho, we know the formula, rho is equals to L/A. और कितना resistance दे रखा है? 4. R की वैल्यू 4 दे रखी है ना, तो therefore this is equals to 4 ohms. ये होगी आपकी first wire की resistance. Now let's see the second case. For the second wire, the length is decreased to L/2. So let's see, the length is L/2 and the cross-section area is twice A. The resistance of the second wire will be rho L/A. Now substitute the value rho. L is what? L/2 and the area is 2/A. तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 rho L/A. Now if you see, what is rho L/A? What is rho L/A? This is nothing but R1. So R2 is equals to 1/4 R1. And what is the value of R1? 4 ohms. तो यहाँ लिखो 1/4 into 4. 4 कट गया. The resistance of the second wire is 1 ohm. Clear? And this is also a very important question. Fine. Now let's move to the in-text questions. Now these are the questions given on your page 181 of NCERT. Let's see. On what factors does the resistance of a conductor depends?
ठीक है, रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का किस चीजों पे डिपेंड करता है? वी नो दैट फर्स्ट इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, area of cross section of the conductor, material, that is resistivity, and then also on the temperature. ठीक है? The second is, will current flow more easily through a thick wire or a thin wire of the same material? ठीक है, एक ही मटेरियल की दो वायर है, एक थिक वायर की है, एक थिन वायर की है. When connected to the same source, why? किसके अंदर से करंट इजीली फ्लो होगा? It will be the thick wire. Why thick wire? क्योंकि उसमें देखो R is proportional to L by A. तो thick wire जितना एरिया ज़्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस उतना कम होगा, और जितना रेसिस्टेंस कम होगा उतना इजीली करंट फ्लो होगा. ठीक है ना? तो therefore the current will flow easily through a thick wire because its resistance will be less. Clear? Fine. Let's see the next one. Let the resistance of an electrical component remain constant while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of its former value. ठीक है, दोनों में बताया है कि जो रेसिस्टेंस है दोनों केसेस में कांस्टेंट है, लेकिन जितना वोल्टेज फर्स्ट वाले में था सेकेंड वाले केस में हमने वोल्टेज को क्या कर दिया? डिक्रीज्ड हाफ, वोल्टेज हाफ कर दी है. व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट? करंट पे क्या असर होगा अगर हमने वोल्टेज को हाफ कर दिया सेकेंड केस में? तो करंट पे क्या असर? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन करंट? वी नो दैट V इज इक्वल्स टू आई आर. आर को हमने यहाँ कांस्टेंट कर दिया है, ठीक है ना? तो यहाँ पर V क्या है? V को हमने हाफ कर दिया, तो करंट कितना होगा? करंट I इज इक्वल्स टू V बाई आर. आर तो कांस्टेंट है, अगर V हाफ हो गया तो करंट विल ऑल्सो बी हाफ. करंट विल ऑल्सो बी रिड्यूस टू हाफ. Next is, why are coils of electrical toasters and electrical irons made of alloy rather than a pure metal? An important question. अभी हम ऊपर पढ़ कर आए, ठीक है ना? ये क्यों हम alloys के ही coils use करते हैं electric heating devices में? That is because as compared to the pure metals, जो alloys है, we are talking about alloys, they have high resistivity. alloys की हाई रेसिस्टिविटी होती है एज कंपेयर टू द प्योर मेटल वी आर टॉकिंग अबाउट. दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है एज कंपेयर टू द प्योर मेटल्स. किन के बारे में बात कर रहे हैं हम? ये alloys के बारे में. बिकॉज ऑफ दिस दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस. ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट. Use the data in table 11.2 to answer the following questions. Which among iron and mercury is a better conductor? आयरन और मरकुरी में से कौन सा बेटर कंडक्टर है? टेबल चलो देख लेते हैं. टेबल हियर इट इज. नाउ लेट्स सी वेयर इज आयरन. हियर इट इज आयरन. आयरन की रेसिस्टिविटी कितनी है? ये रही. और क्या कहा है आयरन के साथ? और किसको कंपेयर किया? मरकुरी को. तो मरकुरी नीचे है ना? तो एज वी गो डाउन ऑफ दिस टेबल द रेसिस्टिविटी इंक्रीजेस. तो मरकुरी की रेसिस्टिविटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू द आयरन. तो आयरन की रेसिस्टिविटी कम है, तो जितनी रेसिस्टिविटी कम उतना अच्छा वो कंडक्टर. तो यहाँ पे लिखेंगे here. Let's move to the question. Yeah. Which among iron or mercury, which is better? Iron is a better conductor because it has low resistivity. Clear? Next is, which material is the best conductor? Silver. अगर आप वो टेबल चेक करोगे रेसिस्टिविटी का, सिल्वर हैज द लीस्ट रेसिस्टिविटी. ठीक है? So this is all about today's class. In the next class, we will study more about the resistors, the resistance, that is when they are connected in series and when they are connected in parallel. If you like the video, do share, like and subscribe. Thank you and bye.